जब हर जगह जय पहाड़ जय पहाड़ी उनका नारा बिल्कुल मन में घुस चुका है, अब किस आधार पे कह रहे हैं कि जमानत भी नहीं बच पाएगी? तराजू में नापे अगर, भाजपा कांग्रेस एक तराजू में और यूकेडी एक तराजू में, किसका ज्यादा परसेंटेज रहने वाला वो सिर्फ फेसबुक से, यूट्यूब चैनलों से, भाषणों से काम नहीं बनने वाला। है सब जगह कि थर्ड फ्रंट कौन होगा, तीसरा चेहरा कौन होगा? तीसरा चेहरा कौन हो सकता है? वो आम आदमी पार्टी और यूकेडी से बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है। वो कोई अनाड़ीपन में नहीं होता है बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी, कौन होगा इस बार का 2027 का उत्तराखंड का वो चेहरा जिसमें वाकई में इस वक्त उत्तराखंड के लोग जो यकीन कर सके कि हाँ वाकई में। उत्तराखंड की राजनीति में आजकल हलचलें थोड़ी ज्यादा सी बढ़ चुकी हैं क्योंकि 2027 नजदीक है। वो तारीख, वो साल, वो महीना और वो दिन एक बार फिर से आप सभी के बीच होगा जब हर कोई प्रत्याशी अपने झंडे और डंडे को लेकर आपके पास होगा और बोलेगा कि हमें वोट दीजिए और 5 साल हम आपके लिए करेंगे, बेमिसाल रहेंगे, विजन और मिशन भी बताएंगे। उसी बीच पर उसी चीजों को चर्चाओं में लाते हुए हमने जब कई बार कई मंत्रियों से और कई विधायकों से या फिर कई नेताओं से बात करी तो उनका कहना यही रहता है कि भाई हम हमेशा से सर्वश्रेष्ठ हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से। अब मेरे साथ गजेंद्र रावत जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि सर आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी रहे, आपने बारीकी से धरातल भी देखा, कई चुनाव कवर भी किए होंगे, पार्टीज को अच्छे से जानते भी होंगे और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप पॉलिटिक्स को बहुत बारीकी से समझते हैं, हर उसको। क्या लगता है बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी, कौन होगा इस बार का 2027 का उत्तराखंड का वो चेहरा जिसमें वाकई में इस वक्त उत्तराखंड के लोग जो यकीन कर सके कि हाँ वाकई में हमें ये चाहिए? क्योंकि बीजेपी ने जितना देना था दे दिया, कांग्रेस ने जो देना था, यूकेडी ने जो लाना था वो ला गई, कई बड़ी बड़ी बातें हुई। इस बार क्या होने वाला, क्योंकि बवाल तो हो रहा है। दरअसल अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, यूकेडी का कौन होगा, बीएसपी का कौन होगा, कोई भी जो दल है। ये पिक्चर उस दिन क्लियर होगी जब कोई अनाउंस कर देगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं कहा कि हम धामी जी के नेतृत्व में जा रहे हैं, या कांग्रेस ने भी नहीं कहा कि हम गणेश गोटियाल के लीडरशिप में जा रहे हैं। तो और जो दूसरे तीसरे जितने लोग हैं, यूकेडी वाले भी हैं, जितने भी लोग हैं, हमने तो इस प्रदेश में बहुत सारे लोगों को बीजेपी कांग्रेस को चुनौती देते हुए देखा है और बाद में आपने देखा कि वो एक एक करके या तो भाजपा में चले गए या कांग्रेस में चले गए। अलग अलग दल भी बनाए गए, दिनेश धने ने अलग पार्टी बनाई, टीपीएस रावत ने बनाई, गगन सिंह राजवार दो बार निर्दलीय विधायक हुए। आपने इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हरिद्वार से सांसद बनते हुए देखा है। तो कहाँ चले गए वो लोग? कर्नल कोठियाल इतनी बड़ी पार्टी लेकर आए थे आम आदमी पार्टी को लेकर, वो आम आदमी पार्टी कहाँ गई? उन्होंने भी 70 सीटों पर चुनाव लड़वाए, उनमें से अधिकांश लोग भाजपा में जाकर शामिल हो गए। क्योंकि संघर्ष करना एक अलग बात है और कहीं जाकर जो है अपने को समाहित करना अलग बात है। इस बीच आपने ये भी देखा कि जब 2022 का चुनाव परिणाम आया, उस चुनाव में जब यूकेडी को 1% वोट पड़ा, तो उसी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 3% वोट पड़ा और उसी चुनाव में बीएसपी को 4.5% से ज्यादा वोट पड़ा। मतलब अभी भी इस प्रदेश के भीतर जो बहुजन समाज पार्टी है वो नंबर 3 की पार्टी है, वो अनाड़ी नहीं है राजनीति के मामले में। हमने उनके 8 विधायक, 7 विधायक, 3 विधायक देखे हैं, उनको 10% वोट पड़ा, 12%, 13% तक वोट में गए वो लोग। अब छिटाकर उनका वोट जो है 4.5% के आसपास है, लेकिन अभी भी वो आम आदमी पार्टी और यूकेडी से बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है। वो कोई अनाड़ीपन में नहीं, और उनके 2022 में भी 2 विधायक जीत कर आए, अभी भी उनका एक विधायक है। तो चुनावी जो राजनीति है, वो चुनावी राजनीति को आप इस अंदाज में समझ सकते हैं कि जब आप चुनाव मैदान में जाते हैं या आप ये तैयारी करते हैं कि आपको बीजेपी कांग्रेस को मतलब चुनौती देनी है, उनसे सत्ता छीननी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे यूकेडी है, आपने कहा कि वो भी क्या तीसरी पावर हो सकते हैं। हाँ, मतलब आपकी बातों से मैं लगा सकता हूँ ये अंदाजा जो चल रहा है सब जगह कि थर्ड फ्रंट कौन होगा, तीसरा चेहरा कौन होगा? तीसरा चेहरा कौन हो सकता है गजेंद्र भाई इस बार? तीसरा चेहरा वो होगा जो हवाई फायर के भरोसे नहीं रहेगा। अच्छा, हवाई फायर से आप शोर तो कर सकते हैं, लेकिन धरातल पर वोट नहीं, शिकार नहीं कर सकते आप। अगर आपको शिकार करना है तो निश्चित रूप से आपके पास धरातल होना चाहिए। और चूंकि यूकेडी के साथ जो दिक्कत रही है, उनके पास भी जो वोट बैंक था वो भी छिटक के इतनी बुरी तरह नीचे आया है। उनकी स्थिति वो हो गई है कि एक तो होते सामान्य रूप से शादी होने वाली, आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी तो नहीं। आपकी नहीं। आपके घरों में, जब मेरी भी, तो किसी व्यक्ति की शादी होती है तो एक तैयारी की जाती है कि एक नया जीवन स्टार्ट किया जा रहा है कि भाई आप जो है नए उसमें जाएंगे तो कौन लोग जिम्मेदार होंगे। तो उसके लिए तय किया जाता है, ब्राह्मण तय किया जाता है, उसके लिए गांव के लोग तय किए जाते हैं, रिश्तेदार बुलाए जाते हैं, दोनों पक्ष के लोगों को बैठाया जाता है। हमारे घर से भी सीनियर्स जो लोग हैं वो जाते हैं,
जो कन्या पक्ष वाले लोग हैं वो भी आते हैं, फिर तय होती है बातें। उस बीच आपने देखो जब तय हो जाती है तो कुछ लोग ऐसे आपको दिखाई देते होंगे जो कॉकटेल पार्टी में बहुत शोर मचा रहे होते हैं, वहां शराब बांट रहे हैं, मुर्गा खिला रहे हैं और खूब शोर करते हैं, डांस चल रहा है, रात 2-3 बजे तक डीजे बज रहा है। उस प्रकार के नागिन डांस करने वाले जो बाराती होते हैं वो कभी भी आपको सीजन्ड वे में नहीं दिखाई देंगे। ये वो व्यवस्था है जीवन की। आप एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे तो आपके पास उस प्रकार के विजनरी लोग हैं या नहीं है। आपने प्रीतम पंवार को क्यों खो दिया, आपके यहाँ से ओम गोपाल क्यों भाग गए, दिवाकर भट्ट क्यों उनकी पार्टी से लड़ गए, आज की तारीख में जो है जो दूसरे तीसरे और जो लोग जंतवाल कहाँ है, जो एरी है वो कहाँ है, ये सब चीजें आपको समझनी होगी। तो जितनी बार इन लोगों ने कोशिश की, इनके झगड़ों ने, फसाद ने, आपसी द्वंद ने, उनके जाति या क्षेत्रीय जो झगड़े थे, उन झगड़ों ने उनको आज इस नेपथ्य में लाकर खड़ा कर दिया है कि वो चाहकर भी उभर नहीं पा रहे। और फिर मैंने कहा ना कि जब आप वो करने जा रहे हैं कि व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि आपको चुनाव मैदान में जाना है, तो निश्चित रूप से आप उस प्रकार के उच्छृंखल भाषणों से, बयानों से लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन फिर वही स्थिति आती है जब वोट बैंक की नौबत आती है तो लोग एक एक करके आपसे छिटकते चले जाते हैं और अच्छे अच्छे जनाधार वाले लोग आपसे छिटक कर चले गए। तो निश्चित रूप से ये वो व्यवस्था जीवन की जैसी व्यवस्था है। कोई कंट्रोल अगर आपके यहाँ नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, कोई घर में कोई आपको डांट डपट करने वाला नहीं है और हर इंसान अपनी मनमर्जी की करता चला जाता है, तो आप भाजपा कांग्रेस जैसे दलों को आप तो उनको छू भी नहीं पा रहे हैं, आप बहुत दूर तक उनके पास भी नहीं जा पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं तो आपके भीतर वो गंभीरता दिखनी चाहिए, आपका एक विजन डॉक्यूमेंट वो दिखना चाहिए, आप क्या लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं वो सब दिखना चाहिए। और जब तक वो नहीं दिखाई देगा तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर तीसरे नंबर के वोट अभी भी किसी को पड़ेंगे तो बीएसपी ही होगी। अच्छा, निश्चित रूप से मतलब ये तो वो वाली वाइल्ड कार्ड एंट्री टाइप वाली बात हो रही है सर, कि अचानक ही किसी कोई मैदान में सब कुछ भाग रहे थे, पीछे से एक बंदा आया भागते हुए, हमने मौका देखा कि भाई ये जीत जाएगा, ये जीत जाएगा, पीछे से कोई और भाग के चला गया। यानी कि अगर मैं बात करूं सर, आपको पलड़े की बात करते हैं थोड़ी सी, तराजू में नापे अगर, भाजपा कांग्रेस एक तराजू में और यूकेडी एक तराजू में, परसेंटेज में किसका ज्यादा परसेंटेज रहने वाला है? आज की तारीख में अगर हम ये कहें कि भाजपा का कहीं वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा छिटका है तो गलत है। आज भी इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो शासन तंत्र है, जो पैसे की उनके पास ताकत है, जो केंद्र की जो एजेंसियां जो काम कर रही हैं, जिस अंदाज में उन्होंने एक एक करके कांग्रेस के बहुत सारे चेहरों को तोड़ के अपने यहाँ लेके गए हैं, वो बीएसपी वाले को भी ले गए, वो समाजवादी वाले को भी ले गए, वो यूकेडी वालों को भी ले गए, तमाम लोगों को लेकर गए। तो अभी ये नहीं कह सकते कि जो है सब कुछ भाजपा के अगेंस्ट है। निश्चित रूप से 10 साल की सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन फिर वही है कि उनका बहुत ज्यादा वोट बैंक किसका नहीं है। दूसरा है कि अभी भी जो नंबर 2 की पोजीशन है वो कांग्रेस मेंटेन करती है। वो उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी किया और लोकसभा में दिखाई दिया आपको, और अब जो निकाय और जो ये पंचायत चुनाव उसमें भी आपको दिखाई दिया। फिर भी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बीएसपी का वोट परसेंटेज जब 2022 में भी 4-4.5% था, इसका मतलब वो अभी भी तीसरे नंबर की पावर है। 10-10.5% वोट से लेकर 13% वोट उनको अलग अलग चुनाव में यहाँ पड़ा है। तो आज की तारीख में भी आप ये मान के चलिए कि जो भी आदमी आएगा, कोई भी, वो बसपा से ज्यादा वोट लाएगा कि नहीं लाएगा। बसपा के 7-7, 8-8 विधायक हमने इस प्रदेश में देखे। मतलब सबकी लड़ाई आप ये कह रहे हैं, जितने भी ये नए नए दल मोर्चे शुरू हो रही है, इनकी लड़ाई राष्ट्रीय पार्टियों से नहीं होनी चाहिए बल्कि भाजपा से होनी चाहिए। आप लड़ाई किससे लड़ोगे? आप सत्ता से तो लड़ाई लड़ोगे। आज आप पत्रकार हैं तो आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? जो रूलिंग में, जो इस क्षेत्र का विधायक है, जो सांसद है, जो मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, उसी से सवाल पूछे जाने, या जो हार गए उनसे पूछोगे। तो निश्चित रूप से लड़ाई तो उन्हीं से होती है जो गद्दी पर बैठे हैं। तो गद्दी से पर बैठे हुए लोगों को जब आपको पछाड़ना है, ताकत लगानी है, तो आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? अब वो उनके अध्यक्ष का मैं बयान सुन रहा था कि हम 70 सीटों पर लड़ रहे हैं। हाँ, ये भी बात चल रही है 70 सीटों पे लड़ने वाली बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूकेडी कौन से सन में हुई थी, भाजपा कौन से सन में, कांग्रेस कौन से, सब पुरानी पार्टियां हैं, मगर बड़ी बड़ी पार्टियां भी अभी तक इतना दावा नहीं कर पा रही हैं सर कि हम 70 के 70 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को लड़ाएंगे। कांग्रेस जैसी पार्टी जिन्होंने कि 1950 से लेकर अपना दौर शुरू किया था, वो तक नहीं कह रही है कि हम 70 की सीटों पर लड़ेंगे। यूकेडी कह रही है मैं 70 के 70। इतने कैंडिडेट्स होंगे उनपे? पिछली बार तो नहीं मिले कैंडिडेट। अभी जो लोकसभा चुनाव के उसमें भी उन्हें कैंडिडेट नहीं मिले। वो कहीं कह रहे हमारे किसी के साथ गठबंधन है,
तब वो लोकसभा में गठबंधन की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने टिहरी में बॉबी भंवर को समर्थन दिया है। वो कह रहे पौड़ी में खुद लड़े, और पौड़ी में आपने देखा उनकी हालत क्या हुई। अंकिता भंडारी की माँ, जो मतलब एक दर्दनाक पहलू है हमारे प्रदेश का, हमारी बेटी की लाश पर वोट मांगे गए वहाँ, उसकी माँ को घुमाया गया वहाँ, और फिर नोटा से कम वोट पड़े। जो स्थिति है, आपको हरिद्वार में कौन पूछ रहा है? आपको देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, जो 4 बड़े जिले हैं जहां से इस प्रदेश की राजनीति तय हो रही है, वहां आप क्या काम कर रहे हैं? वो सिर्फ फेसबुक से, यूट्यूब चैनलों से, भाषणों से काम नहीं बनने वाला है। आप 70 लड़िए, 71 लड़िए, जितनी मर्जी आप लड़िए, लेकिन फिर रिजल्ट वही है कि आप इस प्रदेश में खाता खोलना तो दूर की बात है, आप ऐसी कौन सी सीट होगी जिस सीट पर आप जमानत बचा पाएंगे, इस बात को ध्यान रखना आप। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि दिवाकर भट्ट हुआ करते थे बड़े नेता, दिवाकर भट्ट की जमानत बच गई, थोड़ी बहुत उन वोटों के नजदीक जो पुष्पेश त्रिपाठी पहुंच गए। तो आप जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, चुनौती देना तो बहुत दूर की बात है, आप जो है सीधे मतलब आपकी जमानतें भी नहीं बच पा रही, कहीं 1000 वोट पड़ रहे हैं, कहीं 1500 पड़ रहे हैं, कहीं 3000 4000 तक जा पा रहे हैं। ये सर, ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरे को अभी भी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। कैसे कह सकते हैं? हर दूसरा आदमी तो कह रहा है जय पहाड़ जय पहाड़ी, यानी कि यूकेडी का वो नारा जिन्होंने पहले से शुरू किया था और आज भी उनके पास है कि जय पहाड़ जय पहाड़ी, जो बोलेगा मतलब ओह यूकेडी वाला है। फिर दूसरा बोलेगा जय पहाड़ जय पहाड़ी, मतलब यूकेडी वाला। जब हर जगह जय पहाड़ जय पहाड़ी उनका नारा बिल्कुल मन में घुस चुका है, अब किस आधार पर कह रहे हैं कि जमानत भी नहीं बच पाएगी? आपको उस ऋषिकेश के मेयर का चुनाव याद होगा, उस समय भी जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा चल रहा था, और जय पहाड़ जय पहाड़ी के नाम पे जो चेहरा इंडिपेंडेंट वहां लड़ रहा था, उसको किसने हराया? यूकेडी के लोगों पे आरोप लग रहा है कि सहारनपुर से किसी आदमी को लाए और यूकेडी को उसको टिकट दिया और उस चेहरे को हरा दिया जिसको जन भावनाओं के तहत खड़ा किया गया था, हरा दिया। ये तो साक्षात है सामने। जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, जहाँ की 40 से ज्यादा सीटें इस प्रदेश में हैं, यहाँ पर आपका गांव का प्रधान नहीं, यहाँ आपका कोई क्षेत्र पंचायत नहीं, जिला पंचायत नहीं, नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं, नगर पंचायत नहीं, मेयर नहीं, कुछ भी नहीं आपके पास। तो किसको सुनाओगे आप उस नारे को? बीजेपी कांग्रेस ने सारा कब्जा करके रखा हुआ है, विधायक उनके, सांसद उनके, मेयर उनके, वो सब क्या है? वो जय पहाड़ जय पहाड़ी अगर नारा नहीं था तो सुनील उनियाल गामा कहां से वहां विधायक बन गए, वो सॉरी मेयर बन गए। आज की तारीख में वहां पर जो है सौरभ थपलियाल, वो क्या है? वो जय पहाड़ जय पहाड़ी का तो नारा है। उससे पहले जो विनोद चमोली थे, वो क्या था? जो ब्रिजभूषण गैरोला है, वो जय पहाड़ जय पहाड़ी नहीं है। वो जो पुंडीर है विधायक, जो मुन्ना सिंह चौहान है, गणेश जोशी हैं, उमेश शर्मा काऊ हैं, हरीश रावत की बेटी है, वो प्रकाश जोशी है, विजय बहुगुणा का लड़का, ये सारे मैदानी सीटों में। ये जय पहाड़ जय पहाड़ी नहीं तो कौन सी जाति के हैं? आप किसी नारे से, जितने मर्जी नारे लगाओ, आप 100 नारे दे दो, 1000 नारे दे दो, भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतवर पार्टी भी नारा देती है, उन्होंने भी बहुत नारे दिए, लेकिन उन्होंने उसको ग्रास रूट पर काम किया। उन्होंने, आज उनके पास एक पन्ने में 10 लोग हैं, उनका एक प्रमुख बना रखा, पन्ना प्रमुख, एक मंडल का अध्यक्ष उन्होंने वो बना रखा है, उनके पास जिला अध्यक्ष है, उनके पास उससे बड़े बड़े पद पर पूरा मतलब एक संगठित ढांचा है। कांग्रेस का उससे कुछ कम है। तो आप उस नारे को कहां उतार पाओगे, कहां लेकर जाओगे? अगर आपको चुनावी राजनीति में जाना है तो निश्चित रूप से जो इतिहास है यूकेडी का इतिहास में यह रहा कि उन्होंने एक बार जो है बीजेपी से और कांग्रेस वालों के साथ में सरकार चला ली। वो सरकार चलाने के बाद इस स्थिति सोचो जो मैं पहले करता, ये शादी होती है तो बड़े सीजन लोगों के साथ एक टाइप किया जाता है कि हाँ भाई 2 परिवार मिल रहे हैं, 2 कुटुंब मिल रहे हैं, 2 गांव, अलग अलग गांव का ये समागम हो रहा है, 2 परिवार जुड़ रहे हैं, ये व्यवस्था करनी पड़ती है। तो जब आपका एक बार बीजेपी से तलाक हो गया, फिर कांग्रेस से तलाक हो गया, अब तीसरी बार आप जब उसी व्यवस्था में जा रहे हैं तो भरोसा किस प्रकार लेके जाना पड़ेगा आपको? बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जब तक आपके पास कोई विजन नहीं होगा, आपके पास कोई बताने के लिए पॉलिसी नहीं होगी कि भाई जो इन लोगों ने जो पहाड़ से छोड़कर जो हमारे लोग आ गए, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पहाड़ के लोग ही तो आए, वो लोग जब यहाँ आ गए, यहाँ आकर बीजेपी कांग्रेस ने उनके हाथ में सौंप दी सत्ता। उन्होंने ये कर दिया कि चूंकि पहाड़ डोमिनेटिंग स्टेट है, तो उनको मालूम है कि यहाँ पर लड़वाने के लिए पहाड़ी चेहरा ही 90% काम करेगा, तो वो उस पर काम कर रहे हैं। तो आप सिर्फ भाषण दे रहे हैं, आप उसे वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। अगर वर्कआउट करें तो आपको बताना पड़ेगा कि साहब आपने ये नारा लगाया, इस नारे से आपको यहाँ वोट पड़े, क्यों वोट नहीं? मुद्दों की बात करी आपने, वो कह रहे हैं हमारे मुद्दे हैं।
मुद्दे ये हैं कि जल जंगल जमीन बचाना है। बीजेपी का नारा था कि हमें धर्म बचाना है। कांग्रेस ने भी अपनी शिक्षा नीतियों कुछ बातें करी थी। यानी कि बीजेपी धर्म बचा रही है, कांग्रेस शिक्षा और रोजगार के ऊपर बात कर रही है, यूकेडी कह रही है कि जल जंगल जमीन बचा रहे हैं। तो जब सर मुद्दे भी हैं, सब कुछ है, फिर भी आप कह रहे हैं कि भाई इनका कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं कर पाएंगे, तब कैसे होगा सर? मैं फिर भी कंफ्यूज। वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं, हाँ। और जितनी बार वो ये बातें कहते हैं तो ये सरकार कहती है कि हम ये भू कानून ले आए। हम्म, वो कह रहे हैं कि ये भू कानून जो है बाकायदा दिवाकर भट्ट जब राजस्व मंत्री थे उस समय का है। वो ये नहीं कह रहे कि हमने बनाया, वो इन्वॉल्व कर रहे हैं यूकेडी को उस भू कानून में। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे रहते बनाया है। वो कह रहे हैं फिर हमने जितनी भी नियम कायदे कानून बनाए वो सब तुम्हारे सामने बना रहे हैं। तो इन सब बातों को अगर आपको जब धरातल पर उतारना होगा तो आप जो है सिर्फ ये प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते हैं कि आप जहां पर कोई विधायक की गाड़ी जा रही है और आपने रोक दिया और आप कह रहे कि दिवाकर भट्ट की आत्मा आपके अंदर घुस गई है और वो आपसे सवाल पूछ रही है। इससे काम नहीं बनेगा। काम बनाने के लिए आपको बूथ लेवल पे काम करना होगा। और वो जो जल जंगल जमीन की आप बात कर रहे हैं उसके तो हर दिन ये सरकार आंकड़े जारी कर रही है। आप क्यों क्यों मतलब आप देखो कि जिस दिन उत्तराखंड की जमीन लूट रही थी, जब करीबन 20-22 लाख लोगों को जो है नदी नाले खाले जिन्होंने कब्जा कर रखे थे और बीजेपी सरकार उनको बचाने का अध्यादेश लेकर आई, तो यही यूकेडी के लोग देहरादून में बस्ती बचाओ, उन अवैध बस्तियों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आपका जब दोहरा मानदंड होगा, हम तो नहीं भूले ना उन बातों को, हो सकता है कि नई पीढ़ी के लोगों को याद नहीं इसको, लेकिन जब कोर्ट का आदेश आएगा कि सारे को डिमोलिश करो, जिसने भी जल जंगल जमीन पे कब्जा कर रखा है, रिस्पना से लेके बिंदाल और सब जगह कब्जा करे, उनको हटाओ। तो बीजेपी जो सरकार थी पिछली वाली डबल इंजन की, वो एक अध्यादेश लेकर आए, उनको बचा लिया। उस बचाने को लेकर ही यूकेडी प्रोटेस्ट कर रही थी कि इनको मत उजाड़ो। तो जो व्यक्ति बाहर से आकर हमारे नदी नाले खालों पर कब्जा करके बैठा हुआ है, आप कैसे उसको बचाने की बात कर रहे हैं? तो अब अगर आप उनको बचाने की बात कर रहे हैं जिन्होंने अवैध कब्जे, तो फिर जल जंगल जमीन की लड़ाई किससे लड़ोगे? क्या बोल के करोगे आप? तो जो आपकी बातें हैं वो बात जब तक सामान्य मतदाता की समझ में नहीं आएगी, आप उसको कन्विंस नहीं कर पाओगे, तो मैं अभी भी कह रहा हूं खाता खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा।